एक जंगल की मजेदार कहानी। भगवान का दूत। भगवान का दूत। उल्लू वन में सिर्फ उल्लू ही रहते थे, इसलिए उन्हें ये पता नहीं था कि उनके सिवा कोई ऐसा पंछी होता है जो दिन में भी देख सकता हो। एक दिन अचानक उल्लू वन में एक काला, लंबी चोंच वाला कौवा आ पहुंचा। उसने चश्मा पहन रखा था। उसकी गर्दन में एक थैला लटक रहा था। रात होते ही वन के उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पंछी को देखने पहुंचे। एक उल्लू ने पास आकर उससे पूछा, आप कौन है और कहां से आए? भगवान का दूत। उल्लू वन में सिर्फ उल्लू ही रहते थे, इसलिए उन्हें ये पता नहीं था कि उनके सिवा कोई ऐसा पंछी होता है जो दिन में भी देख सकता हो। एक दिन अचानक उल्लू वन में एक काला, लंबी चोंच वाला कौवा आ पहुंचा। उसने चश्मा पहन रखा था। उसकी गर्दन में एक थैला लटक रहा था। रात होते ही वन के उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पंछी को देखने पहुंचे। एक उल्लू ने पास आकर उससे पूछा, आप कौन है और कहां से आए हैं? मैं भगवान का दूत हूँ। मैं स्वर्ग से उड़न तश्तरी के द्वारा तुम्हारे वन में आया हूँ। उल्लू वन आपका स्वागत करता है। उल्लू प्रसन्न होकर बोला, कृपया बताएं कि आपका यहाँ आना क्यों हुआ? दरअसल बात यह है कि तुम लोगों को बनाते समय भगवान से कुछ गलती हो गई थी। फलस्वरूप तुम सब दिन में नहीं देख पाते हो, इसलिए भगवान ने चश्मा भेजा है। इसे पहनकर तुम सब दिन में भी देख सकोगे। कौवा चश्मा दिखाकर बोला, आने और लौटकर जाने में होने वाले भारी खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्येक चश्मे का दाम मात्र 10 रुपए रखा गया है। जो चाहे खरीद सकता है। मैं सुबह स्वर्ग लौट जाऊंगा। वन के सब उल्लू चकित हो खुसुर फुसुर करने लगे। फिर एक उल्लू बोला, हमें कैसे विश्वास हो कि आपके चश्मे के गुण वही हैं जो आप कह रहे हैं? सूर्य उगने ही वाला है, अभी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन मुझे अगली सुबह तक रुकना पड़ेगा। कौवा बोला। थोड़ी देर में जब दिन का उजाला फैल गया तो कौवे ने बरगद के सामने वाले पेड़ पर जाकर बारी बारी से चश्मे पहन कर बताया कि कौन उल्लू अपनी जगह से खिसका, किसने चोंच खोली, किसने अपने पंख फड़फड़ाए, किस डाल पर कितने उल्लू किस दिशा में बैठे हैं आदि। सभी को विश्वास हो गया, लेकिन एक सबसे बुरा उल्लू जो जब तक एक और बैठा सोच रहा था कि यह विचित्र पंछी कौवा ही है, क्योंकि उसके दादाजी ने बताया था कि एक पंछी काला, लंबी चोंच वाला कौवा होता है। वह दिन में भी देखता है, वह बेहद चालाक और ठग होता है, वह बच्चों के हाथ से रोटी झपट लेता है। बूढ़े उल्लू ने अपना शक सब उल्लुआई को बता दिया। फिर बूढ़ा विचित्र पंछी से बोला, आप मुझे चश्मा पहना दें, अपने घर से पैसे ला देता हूँ। इस चश्मे को सिर्फ रात में ही खरीदा जा सकता है और बगैर खरीदे पहना नहीं जा सकता, ऐसा भगवान का आदेश है। अब सब उल्लू संदेह करने लगे। कुछ देर बाद वह बूढ़ा उल्लू बोला, दूत भाई बहुत दूर से हमारी सेवा के लिए आए हैं, अतः हम आपको स्वागत भोज देंगे। कृपया बरगद के खोखर में चले। बरगद के खोखर में अंधेरा था, लेकिन खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। कौवा ने नींद की दवा मिला खाना खूब डटकर खाया और बिस्तर पर लेट गया। कौवे के सोते ही एक उल्लू चश्मा पहनकर बाहर जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उल्लुओं ने प्रत्येक चश्मे की परीक्षा ली। संदेह अब पक्का हो गया था, अंधेरा फैल चुका था। कौवा बिस्तर से उठकर बोला, जो चाहे झटपट चश्मा खरीद ले, मैं अब स्वर्ग। कौवा जी, हमने आपकी और अपने चश्मे की परीक्षा ले ली है, अब आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ ही उल्लुओं की चोंच उस पर पड़ने लगी। कौवे ने उड़कर भागना चाहा, किंतु खोखर के बाहर बैठे उल्लुओं ने हमला बोल दिया। बच पाने का कोई रास्ता न देख कौवा रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दो भाइयों, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान के दूत को माफ करने की औकात भला हम में कहाँ। और सब उल्लू खिलखिला कर हंस। हाथी और बकरी। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे।
एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। हाथी और बकरी। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वो दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लग। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर गया और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचाला। इतने में चिड़िया भी वहां पर आ गई थी और वो अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं, इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मजे में रहते और खाते पीते थे। सीखा बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी जंगल में एक पेड़ था। पेड़ का तना काफी चौड़ा था। पेड़ के तने में एक जगह खोखली थी, जिसमें पिंकू खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। चूंकि पेड़ काफी पुराना था और उस पर पत्ते भी कम ही थे। किसी जंगल में एक पेड़ था। पेड़ का तना काफी चौड़ा था। पेड़ के तने में एक जगह खोखली थी, जिसमें पिंकू खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। चूंकि पेड़ काफी पुराना था और उस पर पत्ते भी कम ही थे, इस कारण से पेड़ पर इक्के दुक्के पक्षियों के ही घर थे। पेड़ पर रहने वाले जानवर शांतिपूर्वक प्रेम से रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे था। तभी कहीं से कालू कौवा आकर उस पेड़ पर रहने आया। पहले जिस पेड़ पर कालू अपने परिवार के साथ रहता था, वहां के जानवरों ने कालू से तंग आकर उसे वहां से भगा दिया। कालू अक्सर वहां के जानवरों को सताता, उन्हें बेबात परेशान करता। उसकी हरकतों से दुखी होकर उन लोगों ने हारकर कालू से कहा कि वह या तो अपना व्यवहार ठीक कर ले, अन्यथा वे उसे पेड़ पर रहने नहीं देंगे। कालू न बदला तो उन्होंने कालू को उस जगह से कहीं अन्यत्र जाने को कहा। कालू ने पेड़ तो बदल दिया पर अपनी आदतें न बदली। वह वैसी ही हरकतें नई जगह आकर भी करने लगा। एक दिन पिंकू खरगोश का पूरा परिवार खोखे के भीतर सो रहा था। तभी कालू को खुराफात सूझी। उसने जानबूझकर अपनी डाल पर से पानी का गिलास उल्टा कर दिया। उसके घोंसले के ठीक नीचे पिंकू का घर था। कालू का गिराया पानी सीधा उसके घर में आकर गिरा तो पिंकू और उसके बच्चे पूरी तरह भीग गए। मारे ठंड के वे सब थर थर कांपने लगे। पिंकू बाहर आया तो उसे समझते देर न लगी कि यह कालू की हरकत है। तुमने ऐसा क्यों किया? पिंकू ने पूछा। मैंने जानबूझकर थोड़े ही किया है, गिलास हाथ से फिसल गया था, कालू ने उत्तर दिया। अब तो ये रोज का नियम हो गया। कालू किसी न किसी बहाने से पिंकू और उसके बच्चों को तंग करता। एक दिन पिंकू के बेटे का जन्मदिन था। पिंकू ने खीर बनाई थी।
जब वे खीर खाने बैठे तो ऊपर से कालू ने मौका ताड़कर हड्डी का टुकड़ा गिरा दिया जो सीधा जाकर खीर के भगोने में गिरा। पूरी खीर खराब हो गई। पिंकू को बड़ा गुस्सा आया। उसने कालू से विरोध प्रकट किया तो कालू उल्टा चढ़ बैठा, तुम्हें तो मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए, भला मैं क्यों अपना भोजन गिराऊंगा। कालू कोय ने हंसते हुए कहा, बेचारा पिंकू मन मसोस कर रह गया। वह बेकार के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। कालू की शैतानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तंग आकर पिंक ने अपने परिवार सहित वह जगह छोड़ दी और किसी दूसरी जगह जाकर रहने लगा। उस दिन कालू बड़ा खुश हुआ, पर उसकी खुशी दूसरे दिन गायब हो गई। हुआ यूं कि पिंकू द्वारा छोड़ी गई जगह को खाली पड़ा देखकर कहीं से उस दिन कालू बड़ा खुश हुआ, पर उसकी खुशी दूसरे दिन गायब हो गई। हुआ यूं कि पिंकू द्वारा छोड़ी गई जगह को खाली पड़ा देखकर कहीं से एक काला सांप उसमें आकर रहने लगा। सांप गया आकर रहा, कालू की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सांप मौका मिलते ही कभी उसके अंडे चट कर जाता तो कभी नन्हे बच्चों को निगल जाता। अपने अंडों और बच्चों को काल के जाल में समाते देख कालू बड़ा दुखी होता। सांप के आगे उसका बस चलता था। उधर सांप आए दिन कालू के बच्चे चट करने लगा। कालू अब पछता रहा था कि वह न यहाँ से पिंकू को परेशान करके जाने को मजबूर करता, न ये दुष्ट यहाँ आकर रहता। वो खुद भी दूसरी जगह जा नहीं सकता था, क्योंकि उसकी हरकतें किसी से छुपी न थीं। वे कालू को अपने पड़ोस में बसने का मौका देकर मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते थे। कालू को समस्या का हल सूझ नहीं रहा था। उसका खाना पीना सब हराम हो चुका था। वह दिन रात बस दुष्ट सांप से पीछा छुड़ाने के उपाय के बारे में ही सोचता रहता। उसे कोई रास्ता नजर न आया तो वह सीधा पिंकू खरगोश की तलाश करता हुआ उसके वहां जा पहुंचा। कालू सीधा पिंकू के पैरों पर जा गिरा और अपनी हरकतों के लिए गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। पिंकू उसको मुसीबत में घिरा देखकर पिघल गया। उसने कालू को धैर्य रखने की सलाह देते हुए पूरी बात बताने को कहा। अब तुम ही मुझे उस दुष्ट सांप से छुटकारा दिलाने का कोई रास्ता निकालो मित्र, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, कालू ने विनती भरे स्वर में कहा। पिंकू को अपने प्रति किया गया कालू का बुरा व्यवहार याद था, फिर भी उसने संकट में पड़े कालू की मदद करने का निश्चय कर लिया। सोमू नेवला उसका खास दोस्त था। वे दोनों सुख दुख में एक दूसरे में काम आते थे। पिंकू ने उससे मदद मांगी तो वह तैयार हो गया। योजना के मुताबिक सोमू नेवला चुपके से जाकर कालू के घोंसले में छिपकर बैठ गया। उधर वह सांप आदत के मुताबिक कालू के बच्चों को चट करने पहुंचा तो सोमू ने उसे दबोच लिया। सोमू के आक्रमण से सांप घबरा गया। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। आखिर में लहूलुहान होकर सांप ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने में भलाई समझी। अब ये दुष्ट यहाँ कभी नहीं आएगा, सोमू ने कहा तो पिंकू ने मदद के लिए अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। कालू ने विनम्र शब्दों में पिंकू से आग्रह किया कि वो वापस अपने इसी घर में आकर रहे। पिंकू वहां लौट आया। कालू अब बदल चुका था। अब से वे दोनों गहरे दोस्त बन गए और अच्छे पड़ोसियों की तरह सुखपूर्वक वहां रहने लगे। कालू के स्वभाव में आए इस बदलाव से सभी खुश थे। कालू ने मिलकर रहने का संकल्प लिया और बुरी आदतें छोड़ दी। सफलता का रहस्य। भोलू बंदर चीकू वन में रहता था। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि क्यों न कुछ काम धाम किया जाए। भोलू काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। सुबह से शाम तक वह मारा मारा फिरता रहा, कहीं पर भी उसे काम नहीं मिला। सफलता का रहस्य भोलू बंदर चीकू वन में रहता था। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि क्यों न कुछ काम धाम किया जाए। भोलू काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। सुबह से शाम तक वह मारा मारा फिरता रहा, कहीं पर भी उसे काम नहीं मिला। जंगल के निवासी या तो अपना काम स्वयं कर लेते थे या फिर उन लोगों ने कंप्यूटर लगा रखे थे। वे सारा काम चुटकियों में कर देते।
छोटा मोटा काम भोलू को पसंद नहीं आया। हारकर वह घर लौट आया। निठल्ला बैठे रहना भोलू को पसंद न था। वह नहीं चाहता था कि वह घर वालों पर बोझ बनकर रहे। बहुत सोचने पर उसने निश्चय किया कि वह स्वयं कोई छोटा मोटा व्यवसाय करेगा। कुछ पूंजी उसके पास थी, बाकी रुपए उसने घर वालों से उधार ले लिए। अब उसके पास पूरे 10,000 रुपए जमा हो गए। भोलू ने उन रुपयों से कुछ मिठाइयाँ खरीदी और उन्हें बेचने के लिए एक जगह पर ठेला लगाकर खड़ा हो गया। भोलू ने उन रुपयों से कुछ मिठाइयाँ खरीदी और उन्हें बेचने के लिए एक जगह पर ठेला लगाकर खड़ा हो गया। भोलू सोच रहा था कि शाम तक सारी मिठाइयाँ बिक जाएंगी। उन पैसों से उधार चुकाकर वह फिर से मिठाइयाँ खरीद लेगा। इस तरह फिर से उन्हें बेचकर थोड़ा मुनाफा कमा लेगा, पर भोलू का अनुमान गलत निकला। सुबह से लेकर शाम हो गई पर एक भी ग्राहक मिठाई खरीदने नहीं आया। खड़े खड़े भोलू की टांगें दुखने लगी थीं। ठेले पर रखी मिठाइयाँ खराब होने लगी थीं। भोलू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके यहाँ ग्राहक आ क्यों नहीं रहे, जबकि सड़क के उस तरफ भीकू ने फलों का ठेला लगा रखा था। सेब, केले, अनार, मौसमी सभी फल शाम होने तक सारे बिक गए और भीकू मुनाफा कमाकर अपने घर चला गया। उधर भोलू ने अपनी मिठाइयाँ खराब होते देखी तो मजबूरन उसे वह औने पौने दामों में बेचना पड़ा। जो खराब हो गई उन्हें फेंककर भोलू बुझे मन से घर की तरफ चल पड़ा। व्यापार में शुरू में ही काफी नुकसान हो जाने की वजह से भोलू उदास हो गया। उसे यूं मुंह लटका कर जाते देख झपटू सियार ने उसे आवाज दी। क्या बात है भाई, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? उसने पूछा। क्या बताऊं झपटू भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है, कहकर भोलू ने अपनी व्यथा बताई। झपटू एक नंबर का धूर्त था। वह समझ गया कि भोलू को आसानी से बेवकूफ बनाया जा है। उसने अपनी जुबान में मिश्री घोलकर मीठी मीठी बातों के जाल में भोलू को फंसाते हुए पूछा, अच्छा ये बता, तू किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ मिठाई बेच रहा था? वो उत्तर दिशा की तरफ, भोलू ने सोचकर बताया। तब तो घाटा होना ही था। तुझे उत्तर की तरफ नहीं, पूरब को तरफ मुंह करके खड़ा होना था। झपटू बोला। उसने बातों ही बातों में भोलू को व्यापार में लाभ के लिए पूजा पाठ करने के लिए राजी कर लिया। असल में झपटू की निगाह भोलू की जेब में पड़े रुपयों पर थी। वह उन्हें हड़प करने के लिए सारा प्रपंच रच रहा था। तभी मीकू खरगोश ने भोलू को झपटू के साथ जाते देख लिया। वह देखते ही समझ गया कि जरूर भोलू दुष्ट झपटू के जाल में फंस गया है। मीकू खरगोश भोलू का दोस्त था। भोलू ने एक बार उसकी जान भी बचाई थी। मीकू उसका यह एहसान अभी भूला न था। भोलू, तू यहाँ घूम रहा है, वहाँ तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, वह घायल होकर तुझे पुकार रही है। मीकू ने भोलू से कहा। क्या? कहाँ है मेरी माँ? चल बता, भोलू घबराए स्वर में बोला और मीकू के साथ हो लिया। झपदू शिकार हाथ से निकल जाने के कारण हौंठ मलता रह गया। आओ दोस्त, यहाँ बैठते हैं एक पेड़ की छांव में, रुककर मीकू ने कहा। पर मेरी माँ, वो एक्सीडेंट, वो सब झूठ था। तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, वो तो मैंने तुझे उस बदमाश के चंगुल से छुड़ाने के लिए झूठ मूठ कहा था। मीकू ने भेद खोला। ये तूने क्या गजब कर डाला? वह बेचारा तो मेरी किस्मत का दरवाजा खोलने जा रहा था और तूने सब गड़बड़ कर दी। भोलू नाराज होता हुआ बोला। वो तुझे बेवकूफ बनाकर रुपए ऐंठने की फिराक में था। मैं उसे जानता हूँ, वह एक नंबर का धूर्त और धोखेबाज है, मीकू ने समझाते हुए कहा। भोलू थोड़ा सामान्य हुआ। मीकू के पूछने पर उसने अपनी परेशानी बताई। दोस्त, व्यापार में समझदारी और सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी मिठाइयाँ नहीं बिकी पर भीखू के सारे फल बिक गए। इसकी वजह किस्मत नहीं कुछ और है। मीकू ने कहा। क्या मतलब? जिस जगह तुमने मिठाई का ठेला लगाया वहाँ पास ही में अस्पताल है। वहाँ आने जाने वाले मरीजों के लिए फल ही खरीदेंगे, मिठाई नहीं।
यही कारण है कि तुम्हारा माल नहीं बिका पर भीकू का बिक गया। मीकू ने समझाया तो भोलू की समझ में कुछ कुछ आ गया। सर्दी के मौसम में बर्फ बेचने का धंधा करोगे तो नुकसान उठाओगे। समझदारी इसी में है कि आवश्यकता और मांग के अनुरूप व्यापार किया जाए। रही बात किस्मत की तो उसे पलटना झपटू जैस धूर्त का वश में नहीं बल्कि खुद तुम्हारे हाथ में है, मेहनत और सूझबूझ के बल पर। मीकू बोला। भोलू की समझ में बात आ चुकी थी। उसने मीकू की बातों पर अमल करते हुए दुगने आत्मविश्वास के साथ फिर से व्यापार प्रारंभ किया। इस बार उसे असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।